हेलो गाइस, जैसे कि हमने इससे पहले 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड लेसन है हमारा पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें क्या जानना है, किसने बताया हुआ है नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले जो हमने अपने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें पढ़ा था हमने कि भारत आज़ाद हुआ और उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि आज़ादी के बाद कैसे एक दल कितना पावरफुल रहा, उसका मतलब प्रभुत्व कैसे रहा, उसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विकास के लिए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा क्या था, एक तरीके से हम अर्थव्यवस्था से पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था खराब थी। तो अब विकास कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए क्या गया, एक तरीके से एक नियोजित तरीके से ये चीज़ें रखी गई कि हम किस तरीके से विकास करेंगे। राजनीति में प्लानिंग करके, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके तो रखेंगे हम। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है नियोजित। मतलब अगर हम कोई विकास करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अगर हमने कोई भी चीज़ सोची हुई कि ये चीज़ होनी चाहिए, उससे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना। नियोजित एक तरीके से पहले पूरा प्लान बनाएंगे कि अच्छा आज हमें ये करना है, ये करना है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। अब क्या है, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को प्लान करना, है ना, एक तरीके से प्री प्लान। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें एक तरीके से चीज़ों को प्लानिंग के थ्रू तो हम करेंगे ना इस चीज़ को। तो क्या था कि हमें पहले प्लानिंग करनी थी, किसी भी जैसे कोई उद्योग स्थापित करना था तो हम उसकी पहले प्लानिंग करेंगे ना कि अच्छा कि लो हमें यहाँ मिलेगा, है ना, अयस्क की खदानें यहाँ पर है। तो क्या है, पहले हम एक तरीके से उस चीज़ की प्लानिंग करेंगे, फिर तभी तो विकास हम कर पाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। राजनीति, फैसले और विकास। तो हमारा जो मतलब पहला टॉपिक ये है, राजनीतिक फैसले और विकास के किस तरीके से हुआ। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। अब इसमें बता रखा है इस्पात को क्या बोलते हैं हम, स्टील बोलते हैं इंग्लिश में, स्टील। तो विश्व में क्या था, स्टील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जो एक उड़ीसा है, उड़ीसा ना एक स्टील, जो उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या है, जो स्टील है उसके मतलब बहुत ज़्यादा भंडार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी खदानें हैं। तो जो उड़ीसा है वो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में, ये एक महत्वपूर्ण शहर या फिर जगह के रूप में क्या था, उभरा उड़ीसा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। ठीक है, उड़ीसा में क्या था कि जो लौह अयस्क है उसका विशाल भंडार था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था, लौह अयस्क था उड़ीसा में। और अभी इसका दोहन बाकी था, मतलब कि अब तो इसका दोहन ही करेंगे जब हमें पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे लौह है। तो उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्यक्ष मांग को भूनना चाहा। ठीक है, अब जो आपकी जो ये राज्य सरकार है उसने क्या किया, ये जो मांग इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी लौह अयस्क की, तो उसको एक तरीके से भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। अब जो आपकी राज्य सरकार थी उसने क्या किया कि जो आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो निर्माता होते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता जो होते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर के जो निर्माता होते हैं, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हो कि जो किसी दूसरी कंट्री के जो निर्माता हैं वो, और राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि जो हमारी कंपनी के जो निर्माता है वो लोग, एक तरीके से मान लो जो लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं ना, उन लोगों को उसने क्या किया, उनके साथ सहमति पत्र पे एक तरीके से हस्ताक्षर कर लिए कि आप मान लो राज्य सरकार है, उसने बोल दिया कि मतलब आप हमारी तरह के हाँ आराम से क्या कर सकते हो, लोहा की जो खदान है उनको मतलब उनसे निकाल सकते हो, जो स्टील है इस्पात है वो। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। ठीक है, अब क्या था कि जो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, जब उसको ये चीज़ पता चली कि हमारे हमारे मतलब हमारे राज्य में क्या है, उड़ीसा में क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क है, और इस मांग को उसने क्या किया कि सोचा कि हम इससे क्या करते हैं, एक बिजनेस प्लान करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे राज्य में क्या होगा, पूंजी का बहुत ज़्यादा निवेश हो जाएगा और हम लोगों की जो ज़रूरत है उनको भी पूरा कर सकते हैं, और लोगों को क्या होगा इससे थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से रोज़गार भी मिल जाएगा। अब क्या किया जो राज्य सरकार थी उसने कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब कि जो लोग एक ना इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग थे, जो इस्पात निर्माता थे, जो स्टील के तरीके से निर्माण करते थे, है ना, जो तो क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन लोगों के साथ हस्ताक्षर कर लिए, और जो लोग नेशनल लेवल पे भी थे, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे भी जो लोग थे, जो इस्पात निर्माता थे, उनके साथ भी क्या हुआ, एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर लिए। जिससे क्या होगा कि ये जिन लोगों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जो इस्पात निर्माता है, इनके साथ जो हस्ताक्षर करे हैं,
ये क्या करेंगे, वहाँ से वो खदानें हैं उसको मतलब एक तरीके से खोदेंगे, और इससे क्या होगा कि जो जो उड़ीसा के जो लोग हैं उनको भी क्या होगा, एक तरीके से रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अब वो जो निर्माता है वो खुद तो खोदेगा नहीं, तो कुछ उसके लिए मजदूर तो चाहिए। तो जो यहाँ की जो जो मतलब जो गवर्नमेंट थी उसने क्या सोचा कि इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनको बहुत जब बड़ी मात्रा में क्या होगा, रोज़गार भी मिल जाएगा, और इससे थोड़ा सा पूंजी निवेश भी हो जाएगा। ये सोचा उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है। अब क्या बता रखा है कि जो लौह अयस्क के जो भंडार है लौह अयस्क का, वो क्या है, ज़्यादातर कौन से इलाकों में, जो अविकसित है। ठीक है, जो विकसित इलाके नहीं हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, लौह अयस्क की एक तरीके से मान लो खदानें हैं, भंडार हैं वहाँ पे अविकसित इलाकों में। खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में, मतलब कौन सी जगहों पे, जो उड़ीसा की कौन सी जगहों पे, एक तो अविकसित मतलब जगहों पे, और दूसरा जो आदिवासी जो बहुल थोड़े से जिले होते हैं ना, जहाँ पे थोड़े आदिवासी लोग होते हैं, उन जगहों पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, आपके लौह अयस्क के खदानें हैं। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा। अब क्या था कि आदिवासियों का भी ये डर लग रहा था कि अगर यहाँ पे उद्योग लग जाएंगे तो क्या होगा, अब उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये चाह रही थी ना कि जो अब अगर मान लो पता चला है कि यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क की खदानें हैं, तो गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, हाँ यहाँ से आप खाली कर दो, हम आपको कहीं और घर दे देंगे। तो हमें तो डर लगेगा ना कि यार कहीं हमें ना भगा दे। तो ऐसे जो आदिवासी लोग थे उनको यही डर लग रहा था कि अब गवर्नमेंट ना करे, जो सरकार है, अगर यहाँ पे उद्योग लग जाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें घर से विस्थापित होना पड़ेगा। मतलब विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और आजीविका भी छिन जाएगी। अब ये क्या था कि एक जगह से अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमारी जो आजीविका है, जो भी हमारा एक तरीके से हम नौकरी करते हैं, नौकरी चाकरी जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो एक तरीके से छिन जाती है ना। तो वहाँ के जो लोग थे वो भी ये सोच रहे थे, जो आदिवासी थे, कि अगर हमारा विस्थापन हो जाएगा तो हम अपनी आजीविका भी हमारी छिन जाएगी, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, जब पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आ रहे थे और हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान जा रहे थे अपना घर बार छोड़ के, जहाँ पे वो बचपन से रह रहे थे, तो उनकी भी एक आजीविका जो थी छिन गई थी, उनको भी ये डर था। तो ऐसी जो आदिवासी थे उड़ीसा के, उन्हें भी यही डर लग रहा था। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है। अब क्या है कि पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। अब क्या है कि जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण का जो लोग ख्याल करते हैं, वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे उद्योग स्थापित हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, और आदिवासी ये सोच रहे थे कि हमारा इससे यहाँ से विस्थापन हो जाएगा, हमारी जीविका खत्म हो जाएगी, हम कहाँ रहेंगे। और सरकार क्या सोच रही थी, सरकार को यह लग रहा था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं देते तो इससे क्या होगा कि एक बुरी मिसाल कायम होगी। मतलब कि साइन तो हमने करवा ही लिए है ना, तो क्या होगा, बुरी मिसाल कायम होगी, और देश में पूंजी निवेश को भी बाधा पहुंचेगी। अब क्या था, सहमति पत्र पर भी एक तरीके से हस्ताक्षर कर लिए थे जो निर्माता थे, इत्तेफाक निर्माता थे, और अब हम उनसे मना करेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ना, एक तो बुरी मिसाल कायम होगी, दूसरा कि देश में जो पूंजी आने वाली थी उसके में भी, मतलब पूंजी निवेश में भी बाधा पहुंचेगी। गवर्नमेंट ये सोच रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। मतलब इसमें क्या है कि मतलब गवर्नमेंट अलग सोच रही है, जो पर्यावरणविद होते हैं, जो पर्यावरण का ख्याल रखते हैं एक तरीके से, वो अलग सोच रहे हैं, और जो वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पे इस्तीफात मिल रहा है, वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी हैं, वो अलग सोच रहे हैं कि भाई हमारा विस्थापन हो जाएगा। ओके, अब क्या है कि इन चीज़ों को मतलब कैसे सुलझाया जाएगा, और मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सवालों के जवाब कोई भी विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरीके के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। अब क्या बताया हुआ है, इससे पहले मैं आपको ऊपर का जो टॉपिक पैराग्राफ था वो पढ़ानी है, मैं एक बार दोबारा ऊपर पढ़ के बताती हूँ। अब क्या इसमें दिया हुआ है कि ये जो पूरा जो सिचुएशन बन रही थी कि गवर्नमेंट अलग सोच रही है, वहाँ के लोग अलग सोच रहे हैं, और जो एनवायरनमेंट को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अलग सोच रहे हैं। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। ठीक है, इसमें मतलब अलग अलग सोचने वाले लोग हैं, अपने हिसाब से उनको लग रहा है कि ये चीज़ सही है। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं कि मतलब आप क्या, इसमें आपसे ही पूछ रहा है, ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मतलब जो, अगर मान लो कि कोई भी सारे पक्ष जो है वो राजी हो सके, क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक सवाल उठ खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए?
अब क्या है जो हमने नीचे पढ़ा राजनीतिक टकराव, अब ये है कि इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ भी नहीं दे सकता, कि मतलब मान लो कि कोई अगर विशेषज्ञ भी है ना, कोई स्पेशलिस्ट भी है, वो भी इन सवालों के कुछ आंसर नहीं कर सकता कि किसकी ज़रूरतों को रखा जाए। अगर मान लो अगर हम इस्पात उद्योग लगा रहे हैं तो बाकियों की किस तरीके से हम चीज़ें करेंगे, क्योंकि पर्यावरण को तो उससे नुकसान पहुंचेगा ही। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। अब क्या है कि एक समूह आप ये मान लो कि आदिवासी अपना अलग सोच रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट अपना अलग सोचे, तो क्या है कि एक दूसरे की एक तरीके तुलना ही तो कर रहे हैं ना, सामाजिक जो हित समूह है एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना में मापना पड़ता है। अब जब हम कोई उद्योग वगैरह स्थापित करते हैं तो क्या सोचते हैं कि जो भाई इससे क्या हो कि जो अभी की जो पीढ़ी है उसके बारे में हम मापते हैं कि भाई उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान क्या क्या होंगे, सब देखते हैं। और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में हम सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी को क्या क्या नुकसान होंगे और उनको आने वाली पीढ़ी को क्या क्या फ़ायदे होंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, मापतोल करना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर लगनी चाहिए। अब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर जैसे कि कोई देश लोकतांत्रिक है उसमें क्या किया जाना चाहिए, अगर कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें जनता की जो सहमति है उसको ज़रूर लेनी चाहिए, जनता की मोहर जरूर लगी होनी चाहिए। और या तो फिर जो आपके जो विशेषज्ञ होते हैं, मतलब इन चीज़ों के विशेषज्ञ जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनकी जो स्वीकृति है वो उनकी जो एक तरीके उनकी स्वीकृति की जो मोहर होती है वो ज़रूर लगी होनी चाहिए। क्योंकि एक होता है ना कि उनको पता होता है कि आगे आने वाली चीज़ों में क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बस आपने हवा में हर चीज़ कर दी, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो जो खनन करते हैं उनकी आप जरूर जानकारी, खनन मतलब खुदाई कह सकते हो, पर्यावरण और अर्थशास्त्र, और जो लोग पर्यावरण से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि हम किसी भी चीज़ की एक जगह से हम कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंचेगा, कोई फैक्ट्री स्थापित करें तो उससे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होंगे वो। और जो अर्थशास्त्री होते हैं उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो, उनकी क्या है, उनकी एक तरीके से जो जो अपने इन क्षेत्रों में जो मतलब विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय लेना ज़रूरी होता है और लेनी भी चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चय तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो लास्ट जो आपका निर्णय होगा वो किसका होगा, कि जो राजनीति निर्णय ही वो होगा, मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी निर्णय उसका होगा। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, एक बार बहुत सारे मतलब सब तरीके के मतलब लोगों की मतलब बातें सुन के उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। अब क्या बता रखा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, मतलब जनता ने जिन लोगों को चुना है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो जनता की भावनाओं को समझते हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों को ऐसे फैसले लेने चाहिए। मतलब कि जो जिन लोगों को हम चुनते हैं, जैसे मान लो कोई हमारा नेता है कुछ भी है और हम उसको चुन रहे हैं, उसको ही वो फैसले लेने चाहिए कि अच्छा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सारे हितों को सुनने के बाद कि उसके उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, इससे चीज़ से क्या हुआ, उन सब के बाद तभी क्या करना चाहिए, कोई भी उद्योग या फिर कुछ भी चीज़ है उसको स्थापित करनी चाहिए। अब क्या है, आज़ादी के बाद अपने देश में कई ऐसे फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। मतलब कि जो ऐसे फैसले हैं, मतलब कि एक तरीके से उद्योग स्थापित करने के, इस्पात के, कोई भी है, इससे पहले भी ऐसे फैसले लिए गए हैं। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या कहें कि एक विज़न से बंधे हुए हैं। मतलब कि जब भी हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं वो क्या होता है, एक वो आर्थिक विकास को दर्शाता है। मतलब हम आर्थिक विकास के लिए ऐसे फैसलों को लेते हैं, एक तरीके से वो विज़न होता है कि ठीक है, हम इस टाइम तक हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। मतलब कि जो बहुत सारे लोग, मतलब सारे लोग इस बात से सहमत थे कि भारत का जो विकास है वो क्या है, वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। मतलब कि एक तो एक तरीके अर्थव्यवस्था उसकी बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसका विकास करे, और दूसरा आर्थिक सामाजिक न्याय। मतलब कि जो लोग हैं क्या हो कि उनके बीच में ना आर्थिक और सामाजिक न्याय होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को ही फ़ायदा मिल रहा है, सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, तभी एक तरीके से वो न्याय भी कहलाएगा। इस बात पर भी
इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले पर प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। अब क्या है कि ये जो फैसला लिया जा रहा था इस्पात लगाने का, इसमें ये क्या था कि जो भाई बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, जो मतलब उद्योगों को लगाते हैं, या फिर जो किसान हैं, उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता कि हाँ भाई यही फैसला लेंगे। सरकार को भी इस मामले में क्या करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण एक भूमिका निभानी पड़ेगी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी हो, सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाएगी। अब क्या है कि भाई आर्थिक समृद्धि भी होगी, मतलब आर्थिक विकास भी होगा, और क्या होगा, सामाजिक न्याय भी मिलेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए। इस सवाल पर मतभेद थे, मतलब अब क्या था, इस चीज़ पे एक तरीके से डिबेट थी। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए। अब क्या है कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए, केंद्रीय संगठन होना चाहिए जो क्या हो, देश के लिए योजना बनाए ना, पूरे देश के लिए योजना बनाए कि जो हमारा जो देश है उसमें मतलब क्या क्या उद्योग स्थापित होंगे, किस तरीके से स्थापित होंगे, है ना। ये इसके लिए कोई योजना आयोग होना चाहिए, कोई योजना संगठन होना चाहिए। खुद चला क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट है उसको कुछ महत्वपूर्ण उद्योग खुद चलाने चाहिए, है ना, व्यवसाय जो होना चाहिए वो खुद करना चाहिए। ये सारे क्या थे, ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, लोगों के। अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों को समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना चाहिए। अब क्या है कि जो भाई सामाजिक न्याय है वो क्या है, वो आर्थिक जो समृद्धि है, मतलब तरीके से मान लो आर्थिक विकास की और वो आगे अगर आड़े आ रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है, मतलब कि ये जो चीज़ है इनके ऊपर अभी भी डिबेट्स होती हैं और अभी भी होती हैं, ठीक है, पहले भी होती थी अभी भी होती है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए, ठीक है, जो भी फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। मतलब मान लो कोई भी उद्योग लगाने का फैसला है, फिर उस पर डिबेट होगी तो फिर उसके राजनीतिक मामले सामने आएंगे कि अच्छा इस पे ये फैसला लिया गया है, क्या क्या मतलब बातें हुई हैं इस तरीके से। इनमें से आर्थिक अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप में कोई भी फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरे करने की ज़रूरत थी। अगर कोई भी मतलब फैसला लिया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उस पर क्या होता है, डिबेट्स होती हैं, जो दल होते हैं, जो पार्टियाँ होती हैं, वो एक तरीके से वो सलाह मशवरा करती हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पे डिबेट करते हैं ना तो उससे हम बहुत अच्छी तरीके से कोई भी मतलब जो फैसला होता है, निर्णय जो होता है उस पर हम ले अच्छा निर्णय निकलता है उसका, डिबेट का। क्योंकि हर कोई क्या होता है अपने अलग अलग पॉइंट्स रखता है, उसका नेगेटिव पॉइंट भी रखता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। इस कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ा, अगर हमें भारत के मतलब राजनीति के विकास को जानना है तो हमें विकास का जो कथानुक्रम है उसको पढ़ना ज़रूरी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का जो क्या है अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने इसका जितना भी जो रह जाएगा इसका पूरे पार्ट 2 में पढ़ेंगे।